कंपोजिट सेक्शन के अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो देखिए एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है कि एक कास्ट आयरन की ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर एक कॉपर रॉड की ट्यूब को इंसर्ट किया गया है। ये कॉपर रॉड है, इसको इंसर्ट किया गया है, ठीक है। दोनों ही रॉड की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर, ये 2 मीटर की लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है। इस कॉपर रॉड का जो डायमीटर है वो है 40 mm और कास्ट आयरन ट्यूब का है 80 mm। आपसे न्यूमेरिकल में उसने ये कहा है कि ये 30 किलो न्यूटन का अगर हम कंप्रेसिव एक्सियल लोड इस पर लगाते हैं तो इस कंप्रेसिव लोड की वजह से इस रॉड में या इस बार में कितना लेंथ में डिक्रीमेंट होगा, यानी कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें, क्योंकि कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो इसकी लेंथ में डिक्रीमेंट होगा, हमें वो डिक्रीमेंट निकालना है। यानी इस कंप्रेसिव लोड की वजह से इसकी लेंथ में कितनी कमी होगी। हमने मान लिया कि इस लोड की वजह से इसमें जो कमी है उसे हमने डिनोट कर दिया किससे, डेल्टा एल से। हमें इस डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करनी है। पर्टिकुलर रॉड और ट्यूब के लिए अलग अलग मटेरियल के हैं तो उनके लिए ये हमें वैल्यू दे दी गई है, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ये कास्ट आयरन की दे रखी है 175 गीगा पास्कल या गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कॉपर के लिए है 75 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा न्यूमेरिकल। अब इसकी अप्रोच क्या रहेगी, जैसे कि लास्ट डेरिवेशन में हम लोगों ने किया था और दो कंडीशन को हम लोगों ने फुलफिल किया था। पहली कंडीशन क्या थी कि स्ट्रेन सेम रहेगी, यानी इन दोनों ही जो रॉड और ट्यूब है इन दोनों में जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो क्या होगी, सेम रहेगी। पहली कंडीशन तो एक ये फॉलो होगी, और दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि जो टोटल लोड इस पर हम लगा रहे हैं टेंसाइल या कंप्रेसिव, इस केस में ये कैसा है, कंप्रेसिव लोड है, तो ये जो कंप्रेसिव लोड है ये इंडिविजुअल जो रॉड और ट्यूब हैं उन पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, मान लिया कि कास्ट आयरन ट्यूब पर जो फोर्स लग रहा है उसे हमने डिनोट कर दिया F1 से, और जो रॉड पर ट्यूब लग रहा है फोर्स लग रहा है उसको हमने डिनोट किया F2 से, तो इन दोनों के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा F1 प्लस F2। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लेंथ में कितना डिक्रीमेंट होगा उसको निकालेंगे। कैसे, देखिए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन स्ट्रेन सेम, तो स्ट्रेन for cast iron this will be equal to strain for copper। दोनों ही रॉड में इक्वल स्ट्रेन होगी। अच्छा, इक्वल स्ट्रेन क्यों होगी, क्योंकि हमने ये मान रखा है कि दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है, और अगर दोनों की लेंथ में जो डिक्रीमेंट है वो सेम होगा तो स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी ये दोनों सेम कंसीडर करी जाएंगी। अब स्ट्रेन को हम हुक्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, तो हमने ये मान लिया, लेट अस assume sigma Ci be the stress for cast iron and sigma C be the stress for copper। यानी जो प्रतिबल है वो हमने कास्ट आयरन के लिए मान लिया है सिग्मा Ci, Ci डिनोट कर रहा है कास्ट आयरन के लिए सफिक्स में, और सिग्मा C का मतलब कॉपर है। ये स्ट्रेसेस हैं इन कास्ट आयरन एंड कॉपर, ठीक। अब हुक्स लॉ से हम जानते हैं कि हम स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ये हुक्स लॉ से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इन दोनों के लिए हम इंडिविजुअल क्या लिख सकते हैं, जब हम कास्ट आयरन की बात करेंगे तो उसको लिख सकते हैं सिग्मा Ci अपॉन ECi। ये होगा स्ट्रेन किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए। दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा C अपॉन EC, यानी कास्ट आयरन का स्ट्रेस और उसका यंग मॉडुलस। एक ये देखिए रिलेशन हमें यहाँ पर फॉर्म हो गया। पहली इक्वेशन हमसे हमें एक रिलेशन मिला। अच्छा, इस रिलेशन से फ़ायदा क्या होगा, इस रिलेशन से हम कास्ट आयरन की स्ट्रेस और कॉपर की स्ट्रेस में एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम पूरी इक्वेशन को इन दोनों में से किसी एक के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, हम इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा Ci इज इक्वल्स टू ECi अपॉन EC इंटू सिग्मा C। और ECi और EC यानी जो यंग मापांक गुणांक हैं कॉपर और कास्ट आयरन के, ये हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से सिग्मा Ci की वैल्यू क्या हो जाएगी, ECi कितना दे रखा है आपको 175, हमने यहाँ पर 175 वैल्यू पुट कर दी, अपॉन EC कितना दिया हुआ है 75, ये 75 यहाँ पर पुट कर दिया और यहाँ से आया सिग्मा C। तो यहाँ से सिग्मा Ci यानी स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा C, और इसको अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 175 डिवाइडेड बाई 75 2.33। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारा बना 2.33, यानी जो कास्ट आयरन के स्ट्रेस है दैट विल बी इक्वल टू 2.33 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ कॉपर। एक ये रिलेशन हमें यहाँ से फॉर्म हो गया। अब दूसरा रिलेशन निकालने के लिए
दूसरा क्या कह रहा है, F1 इज F1 प्लस F2, या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें या और आसान शब्दों में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं FCI प्लस FC, यानी कास्ट आयरन पर जो फोर्स लग रहा है कास्ट आयरन ट्यूब पर, और जो कॉपर रॉड पर जो फोर्स लग रहा है उसके अलजेब्रिक सम के बराबर ये फोर्स होगा, यानी ये फोर्स इन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर माना जाएगा। तो इस केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, अब फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और क्लियर लिखना चाहें तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ से लिख सकते हैं, या फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, यानी बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो कास्ट आयरन के लिए जब लिखेंगे तो कास्ट आयरन का प्रतिबल यानी स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा CI इनटू क्षेत्रफल ACI, हमने ACI का मतलब CI कास्ट आयरन का क्षेत्रफल, प्लस सिग्मा C स्ट्रेस फॉर कॉपर इनटू AC। इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी देखिए बन गई। अब हमें यहाँ पर देखिए सिग्मा CI और सिग्मा C ये तो मिल रहे हैं, ACI और A यानी दोनों एरिया हमें अभी फाइंड करने हैं। तो एरिया निकालने के लिए अब कॉपर का अगर हम एरिया निकालेंगे तो कॉपर का एरिया कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू डी कॉपर का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है डी कॉपर का स्क्वायर। दूसरा जब आप निकालेंगे ACI तो ACI क्या हो जाएगा, π/4 इंटू DCI का स्क्वायर, कास्ट आयरन का स्क्वायर। तो पहले देखिए कॉपर का देखते हैं। कॉपर के लिए देखिए ये कॉपर की रॉड है, इसके लिए डायमीटर कितना दे रखा है, 40 mm दे रखा है, और हम सारी वैल्यू किस में निकाल रहे हैं, एक यूनिट में निकाल देते हैं, उसको निकालेंगे मीटर में। तो मीटर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻³ यानी यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, π/4 इंटू 40 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, या यहाँ से जो हमारा कॉपर का एरिया है वो कितना आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो कितनी आ जाएगी, 40 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू π/4, ये आएगी वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25 इंटू 10⁻³ ये कास्ट आयरन का एरिया निकल आया। सिमिलरली ये कॉपर का निकला। अब कास्ट आयरन का निकालेंगे तो देखिए कास्ट आयरन के लिए ये आपका हो गया एक्सटर्नल डायमीटर, ये हो गया इंटरनल डायमीटर, यानी यहाँ से आपका जो एरिया निकलेगा वो आ जाएगा 80 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर यानी कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस 40 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें अगर, तो यहाँ से हमें कास्ट आयरन का एरिया निकल आएगा। तो कास्ट आयरन का एरिया अगर हम निकालें तो आ जाएगा 80 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर माइनस 40 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू π/4, यानी यहाँ से वैल्यू आई 3.76 इंटू 10⁻³ 3.76 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये दोनों देखिए हमको वैल्यू फाइंड होगा, यानी जैसे ही हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड हो हम इन दोनों वैल्यू की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स कितना लग रहा है आपको दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर। तो हमने यहाँ ये इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो हमने क्या लिखा 30 किलो न्यूटन है, इसको एज इट इज़ किलो न्यूटन में ही हमने रखा। दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा CI। अब देखिए सिग्मा, एक जगह सिग्मा CI है और एक जगह सिग्मा C है, तो हम क्या करेंगे इन्हें एक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे, इस इक्वेशन से जो सिग्मा CI की वैल्यू मिली है वो हम यहाँ रख देंगे। तो सिग्मा CI की वैल्यू क्या मिली है 2.33 सिग्मा C, हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी 2.33 सिग्मा C इंटू ACI, कास्ट आयरन का एरिया कितना निकला है 3.76 इंटू 3.76 इंटू 10⁻³ प्लस सिग्मा C, इसको सिग्मा C एज इट इज़ ऐसे ही रखा इंटू AC की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू 10⁻³ अब इस इक्वेशन में देखिए ये सिग्मा C और ये सिग्मा C बाहर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 30 इज इक्वल्स टू सिग्मा C ब्रैकेट में 2.33 इंटू 3.76 इंटू 10⁻³ प्लस 1.25 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 2.33 इंटू
3.76 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी यहाँ से आएगा 0.0100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगी 30। दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा सी इंटू 0.01000108। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे या ठीक है। अब इसके बाद इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 0.01000108 यानी 2996.76। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 2996 और इसकी ये वैल्यू किस में आएगी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको किलो न्यूटन किया है। इसको जब सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसको इसके नीचे आएंगे, सॉल्व करने पर ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, यानी हमें सिग्मा सी की वैल्यू पता चल गई। ये क्या है, स्ट्रेस डेवलप्ड इन कॉपर रॉड। अब अगर हमें सिग्मा सी की वैल्यू पता चल गई तो हम कास्ट आयरन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सिग्मा सी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.33 इंटू 2996 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें सिग्मा सी की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। अब इसके आगे अगर आपसे पर्टिकुलर ये F1 F2 की वैल्यू पूछे तो FCI की वैल्यू क्या हो जाएगी, FCI की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा CI इंटू ACI, यानी कास्ट आयरन में कितना फोर्स है। तो ये सिग्मा CI की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली है, ACI आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। सिमिलरली FC अगर आपको निकालना हो तो FC क्या हो जाएगा, सिग्मा C इंटू AC, यहाँ से हम दोनों चीज़ें निकाल लेंगे। कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे जो लास्ट चीज़ जो आपसे आपके न्यूमेरिकल में पूछी गई है कि कितनी लेंथ में चेंजमेंट होगा, तो हम उसको यहाँ से निकाल सकते हैं कि स्ट्रेन अगर हम निकालें तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या होता था, अगर कॉपर की बात करें तो सिग्मा C अपॉन EC ये होता था, और स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर हम कॉपर की बात करें इज इक्वल्स टू सिग्मा C अपॉन EC, या यहाँ से चेंज इन लेंथ हम निकाल लें तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा C कितना आया है, 2996 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है, 2 अपॉन EC कितना दे रखा है आपको कास्ट आयरन के लिए, EC कितना दे रखा है आपको कास्ट आयरन के लिए, EC दे रखा है 75। ये है चेंज इन लेंथ। ये आपका फाइनल आंसर आया कि आपकी चेंज इन लेंथ कितनी है। ये आपका आ जाएगा 2996 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 75। ये आएगा ठीक है। और ये आपको देखिए यहाँ पर एक ये जो टर्म दिया हुआ है 75, ये गीगा पास्कल में, तो गीगा पास्कल से आप इसको पास्कल में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 टू द पावर 9, यानी 1 गीगा पास्कल दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 9 पास्कल या 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस ई की जगह हम यहाँ ये वैल्यू रखेंगे। ये हमारी टोटल चेंज इन लेंथ आपकी आ जाएगी कि इस कंप्रेसिव लोड की वजह से हमारी लंबाई में कितना परिवर्तन है। तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करी, सबसे पहले स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने एक दोनों ही रॉड में जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसके बीच में एक रिलेशन फाइंड किया। फिर उसके बाद दोनों ही मेंबर का हमने एक एरिया निकाला। एरिया फाइंड करने के बाद इक्वेशन में पुट करने के बाद स्ट्रेस निकाली, और स्ट्रेस के बाद हम इंडिविजुअल फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स के बाद जो आपसे लास्ट में उसने पूछा था कि कितनी लेंथ में चेंज आया, तो देखिए स्ट्रेन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ठीक, अब अगर हम कॉपर के लिए निकालें अगर, क्योंकि दोनों ही रॉड में जो है दोनों ही बार हैं, इनमें जो है स्ट्रेन सेम डेवलप हो रही, तो हम कोई भी स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, इज इक्वल्स टू सिग्मा C अपॉन EC। सिग्मा C आप निकाल चुके हो, यहाँ से EC की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी हुई 75 गीगा पास्कल। तो गीगा पास्कल को हमने पास्कल में चेंज कर लिया, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमने इस तरीके से चेंज करके लिख लिया। और L आपको ओरिजिनल लेंथ आपको इस न्यूमेरिकल में दे रखी है कितनी है, 2 मीटर, तो हमने वो यहाँ पर ये रख दी। यहाँ से हमें
लेंथ में कितना चेंजमेंट आया वो आपको पता चल गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है कि ये दो रॉड हैं, एक ब्रॉन्ज रॉड है और एक स्टील की रॉड है, और दोनों की लेंथ क्या है 3 मीटर, और ये दोनों ही रॉड एक दूसरे से 760 मीटर mm 760 mm डिस्टेंस पर हैं, जिनको एक क्रॉस पीस के ज़रिए इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। और दूसरा एंड क्या है, ये फिक्स है, इस एंड को क्या कर दिया गया है, फिक्स किया हुआ है। और इन दोनों ही रॉड के जो मटेरियल हैं उनके लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू हमको दे रखी है। ये दे रखा है आपको स्टील रॉड के लिए 200 गीगापास्कल और इसके ब्रॉन्ज के लिए दे रखा है 100 गीगापास्कल। ठीक, इस क्रॉस प्लेट पर ये जो क्रॉस पीस दी हुई है इस पर 4.5 किलो न्यूटन का एक्सियल टेंसाइल लोड लगाया गया। इस तरीके से ये इस तरीके से पुल किया गया, और आपसे उसने न्यूमेरिकल में पूछा है कि इस लोड की वजह से ये जो दोनों रॉड हैं यानी स्टील रॉड और ब्रॉन्ज रॉड ये कितना फोर्स बियर करेंगे, यानी अगर इनको हमने पीएस और पीबी से दिखाया है तो ये इनकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है। सेम केस इस वाले न्यूमेरिकल में भी हम लोगों ने F1 और F2 की वैल्यू निकाली थी, बस आपसे वही F1 F2 इस केस में पूछा गया है, यानी इंडिविजुअल ये दोनों लोड कितना लोड बियर कर रहे हैं आपसे इस न्यूमेरिकल में ये पूछा गया है। अगेन सेम कंडीशन हम वही अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या थी, स्ट्रेन डेवलप जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो स्ट्रेन इन स्टील दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रॉन्ज, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब स्टील में स्ट्रेन कितनी निकल रही है तो उसके लिए हमने क्या मान लिया कि जो स्टील में स्ट्रेस है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, सिग्मा से, सिग्मा स्टील अपॉन ई स्टील। भाई विकृति को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल बटे यंग मापांक गुणांक, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, हुक्स लॉ से। सिमिलरली इसको अगर हम लिखेंगे तो सिग्मा ब्रोंज, एक इसका हमने स्ट्रेस मान लिया सिग्मा ब्रोंज, इस तरीके से डिनोट कर दिया अपॉन ई ब्रोंज। देखिए फिर से पहले स्टेप से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें दोनों के स्ट्रेस के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम सिग्मा स्टील लिखना चाहें तो सिग्मा स्टील दिस विल बी इक्वल टू ई स्टील अपॉन ई ब्रोंज इनटू सिग्मा ब्रोंज। ये देखिए कि ये हमें रिलेशन मिल गया, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में एक रिलेशन मिला था। अब यहाँ पर ई स्टील और ई ब्रोंज की वैल्यू देखो हमको यहाँ पर दी हुई है, यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं सिग्मा स्टील इज इक्वल टू ई स्टील कितना दे रखा है 200, यानी 200 अपॉन ई ब्रोंज कितना दे रखा है 100 इंटू सिग्मा ब्रोंज, या सिग्मा स्टील इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ब्रोंज। एक देखिए रिलेशन फाइंड हो गया हमको। अब इस रिलेशन के बाद दूसरा रिलेशन क्या था हमारा, दूसरा रिलेशन था कि जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो दूसरा कंडीशन अप्लाई किया यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, F विल बी इक्वल टू, अब हमने इस केस में इसको माना PS और PB, यानी इस पर जो फोर्स है वो है इसको PS से डिनोट किया स्टील और इसको डिनोट किया PB यानी ब्रोंज। दिस विल बी इक्वल टू PS प्लस PB। F आपको कितना दिया हुआ है 4.5 किलो न्यूटन, यहाँ पर हमने पुट कर दिया 4.5 किलो न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल्स टू PS प्लस PB। एक क्वेश्चन बनी। अब PS और PB के लिए हम इसको सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4.5 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू सिग्मा S स्टील इंटू A स्टील प्लस सिग्मा ब्रॉन्ज इंटू A ब्रॉन्ज। अब हमें इन दोनों का एरिया फाइंड करना है कि ये इनके अगर हमें एरिया पता चल जाएंगे तो हम स्टील या ब्रॉन्ज के किसी की फॉर्म में भी इस इक्वेशन को बना सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको ये दिया हुआ है कि जो दोनों रॉड हैं उन दोनों रॉड का जो डायामीटर है वो आपको दे रखा है 25 mm। इसकी आपको वैल्यू दे रखी है 25 mm डायमीटर, ये न्यूमेरिकल में आपको गिवन है। तो अगर हमें इसका डायमीटर हमें पता चल गया तो हम यहाँ पर स्टील का भी डायमीटर लिख सकते हैं और ब्रॉन्ज का भी डायमीटर π/4d² से, और π/4d² रखने के बाद इस न्यूमेरिकल से हम पूरी इक्वेशन को ब्रॉन्ज के फॉर्म में बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, जहाँ पर ये सिग्मा स्टील दिया हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा
ब्रोंज इंटू ए स्टील प्लस सिग्मा ब्रोंज इंटू ए ब्रोंज, और दोनों के एरिया निकालने के बाद इस इक्वेशन से हमें ब्रोंज का सिग्मा पता चल जाएगा। और ब्रोंज में अगर हमें सिग्मा पता चल गया तो हम स्टील का सिग्मा निकाल सकते हैं, और अगर दोनों के ही हमें स्ट्रेस पता चल गए तो हम यहाँ से सिग्मा ब्रोंज इज इक्वल्स टू एफ ब्रोंज, या इस केस में क्या हो जाएगा पी ब्रोंज अपॉन ए ब्रोंज, यहाँ से हम ये फोर्स निकाल लेंगे। सिमिलरली जब सिग्मा स्टील की बात होगी तो सिग्मा स्टील इज इक्वल्स टू पी स्टील अपॉन ए स्टील, यहाँ से हम ये पी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल कंपोजिट बार के न्यूमेरिकल में हम ये दोनों अप्रोच से न्यूमेरिकल में किसी तरीके का न्यूमेरिकल हो, 2 रॉड हो 3 रॉड हो, कितनी भी तरीके की रॉड्स हो, हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।